हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नॉट अचीव में। आज की जो क्लास है वो समाज की विशेषताएं और एक समाज के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। समाज के बारे में इसकी अर्थ और परिभाषा हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है आप उसको देख सकते हैं। समाज क्या है कि समाज एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा जाल है जिसमें सामाजिक संबंधों, व्यवहारों के बारे में जाना जाता है। व्यवहार हो जो अंतः क्रियाएं होती हैं वो सामाजिक व्यवस्था होती है, उसी को संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। समाज की विशेषताएं क्या हैं? समाज की विशेषताएं, समाज अमूर्त है। जो समाज है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है। समाज में जो सामाजिक रिश्ते हैं उनको देखा नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है। जो रिश्तों का ताना बाना है वो एक अमूर्त है। इसी कारण समाज की जो अवधारणा है वो अमूर्त अवधारणा है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज में जो समाज की व्यवस्था बनी रहती है वो सहयोग से बनी रहती है। समाज में संतुलन स्थापित करता है सहयोग। सहयोग के कारण समाज जो है वो व्यवस्थित रहता है। जैसे जो प्रतिस्पर्धा होती है वो भी सहयोग करती है। प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति अपना विकास करता है, व्यक्ति का विकास होता है तो समाज का भी विकास होता है। संघर्ष भी समाज में पाया जाता है। जब परिवर्तन दिखता है थोड़ा थोड़ा, जब कोई ऐसा परिवर्तन जो कि एडजस्ट ना हो, समाज में वो सामंजस्य स्थापित ना कर पा रहा हो, तो वहाँ पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब प्रतिस्पर्धा से ये थोड़ा सा नेगेटिव में आ जाता है, जब संघर्ष उसको परिवर्तित करना चाहता है, संघर्ष मार काट करके उसको ज़बरदस्ती जिस चीज़ को पाना चाहता है, चाहे किसी को हानि पहुंचा के, तो ऐसी जो स्थिति है वो भी समाज में पाई जाती है। समाज में दोनों तरह की स्थिति होती है, सहयोग भी पाया जाता है, संघर्ष भी पाया जाता है। समाज में पारस्परिक सहयोग व निर्भरता पाई जाती है। समाज में जो लोगों का समूह होता है, लोग जो आपसी एक दूसरे पारस्परिक सहयोग करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक दूसरे पर निर्भरता, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है उनकी। समाज में समानता व असमानता दोनों होती हैं। जो समानता है, जैसे एक तरह की जीवन शैली होना, एक तरह का जो रहन सहन है वो, जिससे हम ये परिभाषित कर पाएँ समानता, हम देखें कि वो ग्रामीण समुदाय है या फिर शहरी समुदाय है, नगरीय समुदाय है, तो उसमें हम उनकी अगर जीवन शैली को देखें तो उनके बीच में समानता पाई जाती है। जैसे ग्रामीण जीवन शैली है, जो ग्रामीण जीवन शैली है तो उसमें जो औरतें, जो व्यक्ति, उनकी भाषा एक जैसी हो सकती है, उनका रहन सहन एक जैसा हो सकता है, तो उसमें समाज में क्या है वो समानता पाई जाती है। असमानता, व्यक्ति में असमानता, जो आर्थिक तौर पे व्यक्ति की जो आय है उस हिसाब से आर्थिक तौर पे उसमें असमानता पाई सकती है। आर्थिक आधार पे वर्ग बन सकते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ये असमानता पैदा करते हैं, ये भी समाज में पाया जाता है। सामाजिक आधार पे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार पे जो असमानता है वो दोनों ही पाई जाती है। समानता और असमानता जो कि है वो समाज में पाई जाती है। समाज में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। व्यक्ति जो है वो एक दूसरे पर निर्भर हैं यार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो एक दूसरे के प्रति वो जागरूक भी होते हैं। स्तरीकरण की भावना पाई जाती है। जब आर्थिक ऊंच नीच होगी, सामाजिक ऊंच नीच होगी, राजनीतिक ऊंच नीच होगी, उस आधार पे, सत्ता के आधार पे, वर्ग के आधार पर भी स्तरीकरण पाया जाता है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग जो है वो स्तरीकरण का उदाहरण है। तो ये भावना जो है वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पे आती है। सामाजिक स्टेटस के आधार पे जो सामाजिक स्तरीकरण है वो स्टेटस के आधार पे, व्यक्ति का समाज में कैसा स्टेटस है, स्टेटस उच्च है या निम्न है, उस स्टेटस के कारण जो है वो सामाजिक स्तरीकरण की भावना आती है। आर्थिक आधार पे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की, जाति के आधार पे स्तरीकरण पाया जाता है। उच्च जाति, निम्न जाति, जैसे पहले जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्णों से ही फिर जाति उपजी हैं।
तो जो ब्राह्मण वर्ण है वो उच्च वर्ण है, तो ऐसे ही जाति जो है वो भी उच्च जाति और निम्न जाति में बटी होती है, जिस कारण ये स्तरीकरण देखा जा सकता है। तो स्तरीकरण जो है वो समाज में ही पाया जाता है। समाज जो है वो परिवर्तनशील है। व्यक्ति में थोड़ा बहुत जब प्रतिस्पर्धा करता है अपने किसी रीति रिवाज या मूल्यों से, तो वो जो उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो धीरे धीरे वही क्या है, वो समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति में परिवर्तन, व्यक्ति का विकास, तो समाज का विकास। तो व्यक्ति जो समाज है वो समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। जो समाज होता है वो समाजशास्त्र का एक प्रयोगशाला है, क्योंकि समाजशास्त्र में जो समाज की जो तत्व हैं, सांस्कृतिक तत्व, जो संरचनात्मक जो व्यवहार है, जो शैली है, वो सब क्या है, समाजशास्त्र का एक प्रयोगशाला है। तो इसी प्रयोगशाला में जो परिवार होता है वो एक समाज के रूप में है। परिवार क्या है, एक सबसे छोटी इकाई है समाज के रूप में। अगर हम परिवार पूरे समाज को अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो परिवार होती है। जैसे परिवार में लोग होते हैं, उनके बीच में रिश्ते हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक हैं, तो समानताएं भी पाई जाती हैं, असमानताएं भी पाई जाती हैं। तो ये परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। इंकेलस ने समाज की प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। जो इंकेलस हैं इन्होंने समाज के बारे में बताया है, इसकी विशेषताएं बताई हैं कि समाज क्या है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समाज जो सामाजिक संबंधों का जाल है, इसके बारे में मैकाइवर और पेज ने डेफिनेशन दी है। मैकाइवर एंड पेज कि समाज जो है वो समाज जो संबंध होते हैं उनका इतना ताना बाना है कि लोग उनके व्यवहार, लोगों के व्यवहार, उनका आचरण, तो वो सब क्या है, एक रिश्तों का जाला जो है वो संबंधों का जाल होता है। समाज एक सार्वभौमिक अवधारणा है। मैकाइवर पेज ने कहा भी है कि जहाँ पे भी ये जो समाज है ये एक सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अवधारणा है। जहाँ पर भी जीवन है वहाँ पर समाज है। जहाँ पर भी पशु समाज है, हर किसी का जहाँ पर भी जीवन होता है वहाँ पर समाज अवश्य होता है। व्यक्तियों के बीच में एक दूसरे के संबंधित कोई ना कोई रिश्ता नाता ज़रूर होता है। ये सार्वभौमिक अवधारणा है। जहाँ पर जीवन है वहाँ पे समाज अवश्य है। संबंधों की अनुभूति से ही समाज का जन्म होता है। जो संबंध हैं जैसे भाई बहन, चाचा ताया मामा, ये सब जो संबंध हैं इनके बीच में जो रिलेशन है वो अनुभूति के आधार पे देख सकते हैं, इनको फील किया जा सकता है। व्यक्ति का जो जब कोई एक्शन करता है, जब कोई रिलेशन होता है किसी के साथ, तो वो उसके साथ जब क्रिया करता है तो वो अर्थपूर्ण जब क्रिया होगी, एक्शन करेगा, फिर उसका रिएक्शन आएगा, तो ही उनके बीच में इंटरेक्शन होगी। वही इंटरेक्शन है जो है वो एक्शन होगा। तो वो ये क्या है, एक फीलिंग के आधार पे, अनुभूति के आधार पे है। तो ये अनुभूति ही, इस अनुभूति का ही समाज में जन्म होता है और इसी को समाज कहा जाता है। प्रत्येक समाज में पृथक स्तर की चेतना अवश्य पाई जाती है। जो समाज है, जब हम समाज का वर्गीकरण करते हैं, समाज को बांटते हैं, जैसे कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, तो उनकी जो विशेषता है वो उनकी कॉन्शियसनेस है वो अलग अलग, पृथकता उसमें जो स्तर होता है उसका अलग अलग दिखाई देता है। ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में अलग जो चेतना है वो अलग तरह की होगी, अलग स्तर होगा चेतना का। समाज संबंधों की अमूर्तता के कारण अमूर्त अवधारणा है। जो समाज के संबंध हैं, जो व्यक्तियों का रिश्तों का ताना बाना है वो अमूर्त है, उनको देख नहीं सकते, फील किया जा सकता है, इसी कारण इसको अमूर्त अवधारणा कहा है समाज को। प्रत्येक समाज में समानता अवश्य पाई जाती है। व्यक्तियों का, जब हम जिस समाज की बात करते हैं जैसे ग्रामीण समाज, तो जिस ग्रामीण समाज को हम देखेंगे तो हम कल्पना में भी देखें तो ग्रामीण समाज की पिक्चर बन के आ जाती है कि कैसा हो सकता है। उनका कल्चर थोड़ा अलग हो सकता है दूसरे ग्रामीण समाज से, लेकिन वो नगरीय समाज की तुलना में उसका जो कल्चर, जो जीवन शैली होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। तो जो ग्रामीण समाज को अगर हम देखें तो उनमें जो लोग रह रहे हैं, उस समूह में रह रहे हैं, उनका जो रहना सहना पहनावा होगा वो समान होगा।
तो उसमें समानता भी है जो अवश्य पाई जाती है। प्रत्येक समाज संगठन और विघटन का संकुल होता है। प्रत्येक समाज में समाज की जो एकजुटता को बनाए रखते हैं, समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, इसमें संगठन भी होता है और विघटन। विघटन के ऐसे जो कार्य वो जो कि समाज के जो विघटन के कार्य होते हैं वो विचरण की स्थिति में आते हैं। तो ये भी समाज में संगठन और विघटन का कॉम्प्लेक्स भी जरूर पाया जाता है समाज में, क्योंकि समाज में रहते हुए सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। अगर सब कुछ पॉजिटिव होगा तो फिर नेगेटिव क्या हुआ? तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो समाज में संगठन और विघटन का कॉम्प्लेक्स जो है वो पाया जाता है। प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ असमानता भी पाई जाती है। प्रत्येक समाज, यहाँ पे अभी पहले मैंने उसमें पीछे बता चुकी हूँ कि जो आर्थिक आधार पे असमानता हो सकती है, सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे असमानता जो है वो पाई जा सकती है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहयोग अवश्य होता है, संघर्ष जो कि परिवर्तन की दिशा में ले जाता है, विकास की दिशा में ले जाता है, या विघटन की दिशा में। संघर्ष विघटन भी हो सकता है, विकास भी हो सकता है। तो ये समाज में ही संभव है। ये जो हमने विशेषताएं बताई हैं, ये इंकल्स ने बताई हैं इनके बारे में कि समाज में, ये एग्ज़ाम में ऐसा पूछा भी जा सकता है कि ऐसे नाम देके कि इंकल्स ने इनमें से कोई एक विशेषता कि उन्होंने इसके बारे में बात की है या नहीं। तो अगर हम इनकी विशेषताओं को अच्छे से पढ़ लें तो हमें समझ में समाज की डेफिनेशन जो है वो समझ में आ सकती है। अभी हमने समाज के बारे में पढ़ा, अब हमने पढ़ना है एक समाज, अ सोसाइटी। पहले हम सोसाइटी की बात कर रहे थे, सोसाइटी की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, इंकेल्स ने उसके बारे में क्या विशेषताएं दी हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे एक समाज के बारे में। एक समाज क्या होता है? एक समाज शब्द जो कि विशेष रूप से किसी विशिष्ट समूह या समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, उसको इंगित करता है, जो किसी क्षेत्र, धर्म, संस्कृति या अन्य विशेषताओं के आधार पर परिभाषित होता है या किसी खास समुदाय या संगठन को संदर्भित करता है। जो एक समाज है वो किसी एक भौगोलिक स्थिति में रहता है, वो किसी उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो अलग से दिखती हैं। उसकी जिस समाज, जैसे उस समाज की अगर हम बात करें तो जैसे आदिवासी समाज है, तो आदिवासी, जब हमने आदिवासी बोला तो आदिवासी की जो जीवन शैली है वो उस जीवन शैली का पालन कर रहे हैं, तो जीवन शैली को देखेंगे तो उनकी अलग से होगी। तो वो जब आदिवासी कहा तो उनके वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आदिवासी इस तरह का समाज है। तो उसमें विशेष तौर पे किसी विशिष्ट समूह की ओर इशारा किया जा रहा है कि वो एक अलग समाज है, एक समाज है जब हम उसका नाम ले रहे हैं। ये समाज जैसे आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, ये क्या हैं? एक समाज है जो कोई जिस शैली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस विशेषताओं को इंगित कर रहा है, उस विशेषताओं को बता रहा है कि उसमें उस समाज में क्या क्या विशेषता होती हैं, तो वो एक समाज में आता है। परिभाषाएं हैं इससे। र्यूटर के अनुसार, र्यूटर ने एक समाज से संबंधित परिभाषा दी है कि समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन होता है। जो समाज है उससे ये अलग से बना हुआ संगठन होता है, इसमें लोगों का समूह होता है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन जीते हैं, व्यतीत करते हैं। उदाहरण भारतीय समाज, ईसाई समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो जो अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे भारतीय समाज को, जो भारत की बाउंड्री में रहता है, तो उस पूरे समाज को हम उस पूरे समाज की बात कर रहे हैं, तो वो भारतीय समाज है। ईसाई समाज, तो ईसाई समाज की जो विशेषताएं हैं, जो उनका जीवन जीने का तरीका है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो व्यक्ति इस समाज का सदस्य होगा तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक समाज में आ रहा है। आर्य समाज, आर्य समाज की जो विशेषताएं हैं, जैसे हम अगर हम पूरे ओवरऑल को देखें, वो क्या है? समाज। पूरे ओवरऑल में क्या है? समाज। इसमें क्या है? ईसाई समाज है, आर्य समाज है, ब्रह्मा समाज है। ये एक छोटी अलग से इकाइयां हैं समाज की, ये एक समाज है। हम जिस समाज की पहले हमने बात की है वो क्या है? पूरा समाज है।
उस समाज में ये अलग से इकाइयाँ हैं जो कि अलग अपनी विशेषता को दिखा रही हैं। जैसे ईसाई समाज है, ये इस जैसे ईसाई समाज है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ही सारे लोग रहते होंगे। ये समाज जो है वो इस कुछ लोग यहाँ पे इसी कैरेक्टरिस्टिक से लोग यहाँ पे भी रहते होंगे, यहाँ पे भी रहते होंगे, तो इनकी जो विशेषताएं होंगी वो सेम होंगी। ये इसी के सदस्य होंगे, इनकी विशेषताएं सेम होंगी, तो ये एक समाज है। जब हमने ईसाई की बात की तो एक समाज है। प्रार्थना समाज इसी में आता है। फ्रीडमैन ने एक समाज के बारे में कहा कि एक समाज वह संगठन है जो प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतंत्र महत्व रखता है, कि वो उसके जो प्रकार्य होती हैं प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से वो उसका अलग ही महत्व होता है, उसका स्वतंत्र महत्व होता है, क्योंकि वो तो ही वो दूसरे से डिफरेंट दिखता है। जैसे सिख समाज की बात करूं तो उनका जो पहनावा है, जो जैसे सिर पे पगड़ी बांधना, तो वो अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो सिख समाज से हैं। तो ये जो इनका अलग से सांस्कृतिक और प्रकार्यात्मक दृष्टि जो है वो स्वतंत्र होते हैं। एक समाज एक समूह होता है जिसमें जो बाकी का बच गया, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये एक समाज है, तो जो बाकी का सारा बच गया वो क्या है? समाज। एक समाज की विशेषताएं, पहला है यह व्यक्तियों का समूह होता है। जो एक समाज है इसमें लोगों का समूह होता है। इसके सदस्य सामाजिक क्रियाकलापों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। जो व्यक्ति जिस समुदाय का है, जिस समूह का है, उसकी जो क्रियाकलाप हैं, जैसे मैंने सिख समाज की बात की, तो सिख समाज में जिसने जो उनके रूल हैं जैसे हैं वो वैसे ही अपने आप को दिखाते हैं। उनने जैसे पगड़ी बांधी है, तो वो जो क्रियाकलाप हैं, गतिविधियां हैं, वो चेतन रूप से उसमें भाग लेते हैं। वो उसमें अपनी उन जो विशेषताएं हैं उनको बताते हैं, उनको दिखाते हैं कि वो उसका सदस्य हैं। इनकी अलग से पहचान होती है। जो एक समाज है उसकी अलग से पहचान होती है। एक समाज छात्र समाज हो सकता है, मुस्लिम समाज हो सकता है, हिंदू समाज हो सकता है। ये जब हम इनको इनकी विशेषताओं के आधार पे इनको अलग अलग करेंगे तो ये एक एक समाज के रूप में निकल के आएंगे। ये पूरा समाज है, इसमें हम हिंदू समाज की जो विशेषताएं उन लोगों को हम इसमें कर दें, मुस्लिम समाज की अलग से विशेषताएं उनको इसमें कर दें, तो ये एक एक समाज के रूप में निकल के आएंगे। लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में लिखा है कि एक समाज सामाजिक इकाइयों का अधिक संगठन है। मतलब ये समाज में इकाइयां हैं, ये सारी इनका जो संगठन है वही क्या है? समाज है। किंग्सले डेविस ने समाज को सांस्कृतिक संबंधों का संगठन मानते हैं। जो किंग्सले डेविस है, ये डेफिनेशन आप लर्न कर लें, इनके कीवर्ड्स लर्न कर लें कि जो किंग्सले डेविस हैं वो सांस्कृतिक संबंधों का संगठन मानते हैं एक समाज को। किंग्सले डेविस की आप ये ध्यान रख लें कि समाज की पूछी है या एक समाज की पूछी है, तो एक समाज में कि सांस्कृतिक जो संबंध है उनका संगठन होता है। समाज और एक समाज में अंतर, समाज और एक समाज में अंतर हम देख लेते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। जो समाज है, जो ब्रॉड टर्म हमने बात की है कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है, तो ये सामाजिक संबंधों की क्या है? व्यवस्था है, ये अमूर्त है। जबकि जो एक समाज है उसमें व्यक्तियों का समूह होता है। जो एक समाज है उसमें व्यक्तियों का समूह है। अगर हम पूरे समाज की बात करें उसमें सामाजिक संबंध होते हैं। सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण जो संबंध हैं उनको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। अमूर्त होने के कारण ये क्या है? समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है उसी व्यवस्था को हम अमूर्त कहते हैं। समाज क्या है? अमूर्त है। और जबकि एक समाज क्या है? मूर्त है। लोगों का समूह होने के कारण जब हम काउंट कर सकते हैं कि इतने ये इस समूह के लोग हैं, इस समुदाय से, इस समाज से, एक समाज से, जैसे आर्य समाज, ब्रह्मा समाज या छात्र समाज, तो इसे देखा जा सकता है। इसको मूर्त कहते हैं। जो एक समाज है वो क्या है? मूर्त। और जो समाज है वो क्या है? अमूर्त। समाज का अपना कोई भूगोलिक क्षेत्र नहीं होता। जो समाज है उसका कोई अपना भूगोलिक क्षेत्र नहीं है, वो संबंधों के आधार पे है।
जो समाज है वो संबंधों के आधार पे है, उसका भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। और एक समाज का भौगोलिक क्षेत्र है, लोग यहाँ पे रहते हैं उनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समाज में व्यक्ति का असीमित उत्तरदायित्व होता है। जो व्यक्ति समाज में रह रहा है उसके बहुत सारे जिम्मेदारियां होती हैं, उत्तरदायित्व होता है। जबकि एक समाज में व्यक्ति एक समाज का जब व्यक्ति सदस्य है जिसका, तो उससे संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं वो सीमित होती हैं, वो कम होती हैं। उसी से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको पूरा करता है। लेकिन जब उसको पूरे समाज के रूप में देखें तो बहुत सारी उत्तरदायित्व होता है उसका। समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। जो समाज है उसमें व्यक्ति के व्यवहार और मनोवृत्ति में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार के लोगों के व्यवहार होते हैं, जबकि एक समाज में काफ़ी समानता देखी जाती है। जैसे जो निरंकारी जैसा समाज है, तो उन लोगों में जो उनका व्यवहार होता है, जो उस समय जब वो वहाँ के सदस्य होते हैं, उस संगत में होते हैं, तो वो एक जैसी व्यवहार करते हैं, तो उनमें समानता दिखाई देती है। समाज जटिल प्रक्रिया है। जो समाज है वो संबंधों का जाल होने के कारण एक जटिल प्रक्रिया है, जबकि एक समाज एक सरल संगठन है। समाज अमूर्त है, जबकि एक समाज मूर्त है। समाज भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता और एक समाज में होता है। समाज का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। समाज का आकार संबंधों के कारण बहुत बड़ा होता है, जबकि एक समाज का आकार छोटा होता है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों और मनोवृत्तियों में काफ़ी, ये हमने पढ़ लिया है। समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, जबकि समाज में सीमित होता है। निष्कर्ष क्या है कि समाज एक सामान्य अवधारणा है। जो समाज है, जो हमने समाज के बारे में पढ़ा कि वो संबंधों का जाल है, वो एक सामान्य अवधारणा है और जो पूरी मानवता व्यापक समुदाय को दर्शाता है। वो पूरी मानवता को ही दर्शाता है, उनके बीच में जो रिश्तों का ताना बाना है उसको दर्शाता है। जबकि एक समाज किसी विशिष्ट समूह को दर्शाता है, किसी विशिष्ट समूह को रिप्रेजेंट करता है, जो विशेष रूप से अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक लक्षणों के आधार पे परिभाषित होते हैं। उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो भौगोलिक है लक्षण है होते हैं, वो अलग उसके आधार पे दिखाई देते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। सो आज हमने समाज के बारे में पढ़ा है। समाज की और एक समाज की जो विशेषताएं हमने देखी और इनके बीच में अंतर हमने पढ़ा। तो समाज के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषताएं आज हमने की। एक समाज के बारे में विशेषताएं पढ़ी और इसके बीच में अंतर देखा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।